हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करेंगे आपके ठोस अवस्था वाले चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो जो टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास को वापस रीशेड्यूल किया है। हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। पुरानी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। जो पूरा का पूरा आपके पास कण है, उन सभी कणों की जो त्रिविमीय संरचना है, उस त्रिविमीय संरचना को अपन किसका नाम देते हैं? उस पूरी की पूरी त्रिविमीय संरचना से बनने वाले निकाय को तो हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, और उस त्रिविमीय संरचना को जो है हम लोग क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर आपने ये देखा कि पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का एक ऐसा हिस्सा होता है जिस हिस्से को बार बार रिपीट करने से वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बन सकता है, और उस हिस्से को जो है हम इकाई सेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो सफेद कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है इस सेक्शन में, वो है आपकी इकाई सेल। यहाँ पे एक बात मैंने और ऐड की थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है कि देखो, कोई भी क्रिस्टल जालक है तो वो क्रिस्टल जालक के पास कोई ना कोई संरचनात्मक इकाई तो है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर जहां कहीं पे भी परमाणु है, अणु है या फिर आयन है, उसे हम लोग जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। एक बार वापस सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में, आराम से बताता हूं, पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे क्रिस्टल जालक में कोई ना कोई संरचनात्मक इकाई आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो परमाणु आपको देखने को मिले, चाहे वो अणु आपको देखने को मिले, चाहे वो आपको आयन देखने को मिले। उस परमाणु, अणु और आयन जहां कहीं भी व्यवस्थित है, उस जगह को, उस क्रिस्टल जालक में हम लोग किसका नाम देते हैं? जालक बिंदु का नाम देते हैं, लैटिस पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ओके। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि जो आपके इकाई सेल है, मतलब इकाई सेल वो त्रिविमीय संरचना है जिसको बार बार अगर अपन रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो उस इकाई सेल को कैसे बदल सकते हैं, वो इकाई सेल के पैरामीटर कौन कौन से आपने वो देखे। तो इकाई सेल के पैरामीटर में आपके पास 3 पैरामीटर आए थे अक्षीय लंबाई के रूप में, और 3 पैरामीटर आए थे अक्षीय कोण के रूप में। अक्षीय लंबाइयां आपकी हैं ए, बी और सी। एक्स अक्ष में जो लंबाई है वो ए है, वाई अक्ष के अंदर जो लंबाई है वो बी है, और जेड अक्ष के अंदर जो लंबाई है वो सी है। ए, बी और सी को मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था कि आप इनको अल्फा, बीटा और गामा से रिजेंबल कर सकते हैं। अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का कोण है, क्योंकि बी और सी के बीच में ए मिसिंग है, आप ऐसे याद कर सकते हो। बी और ए के बीच में सी मिसिंग है तो उस कोण का नाम गामा है। ए और सी के बीच में बी मिसिंग है तो उस कोण का नाम बीटा है। तो इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा को और ए, बी, सी को, इनको परिवर्तित करके आप अलग अलग प्रकार के इकाई सेल बना सकते हैं। और आपने देखा कि वो इकाई सेल जो है 7 प्रकार के हैं। इन 7 को हम लोग क्रिस्टल निकाय के नाम से जानते हैं, या फिर इन 7 को हम लोग सिंपल भाषा में क्रिस्टल तंत्र भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेना कि क्रिस्टल तंत्र क्या चीज़ है, तो याद रखें क्रिस्टल तंत्र का मतलब है कि ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा को बदल करके जो 7 प्रकार हमने बना रखे हैं, जो 7 प्रकार बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, इस क्रिस्टल तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 आपको याद रखने हैं खास तौर पर। पहला आपको याद रखना है घनीय। घनीय याद क्यों रखना है भाई? घनीय याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सबसे सममित है ना, सिमेट्रिकल है। इसमें ए बराबर बी बराबर सी है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये सबसे सममित है। दूसरा आपको याद रखना है त्रिनताक्ष। ये याद क्यों रखना है? क्योंकि ये सबसे असम्मित है। असम्मित, ये सबसे असम्मित है, इसलिए इसको याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ए बराबर बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, और जो उसके आगे की चीज़ है वो है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। ये सारी चीज़ें आपने पुरानी क्लास में पढ़ी थी, तो ये यहाँ तक अपन ने कर लिया रिवीजन। अब अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये 7 क्रिस्टल तंत्र एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, जिसके अंदर ये था कि भाई ये देखो, गिनती कर लो इनकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं आपके पास, और इन 7 क्रिस्टल तंत्रों में सबसे सम्मित जो है वो आपके सामने रख दिया गया था, घनीय। ये सबसे सम्मित है। और दूसरा जो सबसे असम्मित है वो ये है त्रिनताक्ष। ये सबसे असम्मित है, ये दूसरी चीज है। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि जो आपका क्रिस्टल तंत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उस क्रिस्टल तंत्र में जो एकक कोशिकाएं हैं, जो इकाई सेल हैं, उन इकाई सेल के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग लगाएं आप, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल बोल लो या फिर एकक कोशिका बोल लो, एक ही बात है, एकक कोशिका के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिएगा, कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल के प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। होता यह है कि अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप इस चीज में कंसेप्ट पे बात कर रहे हो, आप लोग कंसेप्ट सीख रहे हो, तो जब कंसेप्ट हम लोग किसी चीज का सीखते हैं तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, और ताकि उस चीज को लेकर के किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचे। अब आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो ना, वो एक्चुअल में जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता का एक अलग प्रकार से अंकन किया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वास्तविकता को एक अलग प्रकार से अंकित किया हुआ है, वास्तविकता को एक अलग प्रकार से दर्शाया हुआ है। तो पहले आपको वास्तविकता समझनी है, उसके बाद में किस प्रकार से दर्शा रखा है वो देखना है, तब जाकर के आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं एक विजुअल की सहायता से आपको समझाता हूँ, और क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें और इसको सही से देखें। ये वाली स्लाइड अपन देखते हैं, इस स्लाइड पे आप ध्यान दें। देखिए, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, हल्का सा ऑफ वाइड लेके देखते हैं। हाँ ठीक है। अब इस स्लाइड पे आप फोकस करेंगे सब बच्चे ध्यान से ना। देखो पॉइंट क्या है, आपको सबसे पहले इस संरचना पे ध्यान देना है, इस संरचना के ऊपर। यह संरचना किस प्रकार की दिख रही है आपको, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। इस संरचना को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, डायरेक्टली वैसे तो नजर आ रहा है, फिर भी नीचे 4 गोले रखे हुए हैं, उस 4 गोले के ऊपर और 4 गोले रखे हुए हैं। तो ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये संरचना एक्चुअल में वास्तविक संरचना है। कोई आपसे पूछे कि भाई वास्तविक संरचना कौन सी है, तो ये वाली एक कण की वास्तविक संरचना है। इस वास्तविक संरचना को हम लोगों ने 2 अन्य प्रकारों से दिखा रखा है। मैं आपको समझाता हूं, आराम से देखिएगा। 4 कण नीचे हैं, 4 कण ऊपर हैं, और हम लोगों ने ये मान लिया है कि जिनसे हमारा निकाय बना हुआ है, हम लोगों ने ये मान लिया है कि जिनसे हमारा निकाय बना हुआ है वो ठोस गोले हैं। ठीक है, जिनसे हमने निकाय बनाया है हमारा वो ठोस गोले, ऐसा अपन ने मान लिया है। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर 4 ठोस गोले नीचे हों और 4 ठोस गोले उसके ठीक ऊपर रखे हों, तो आपको एक इस प्रकार की व्यवस्था नजर आएगी। अब इस व्यवस्था को समझने के लिए और बार बार बनाने के लिए हमने इसको एक अलग प्रकार से दिखा रखा है। कैसे दिखा रखा है? बहुत सिंपल तरीके से दिखा रखा है। मैं आपको क्लियर करूंगा अभी इस डायग्राम से, इस डायग्राम से क्लियर करता हूं। देखो ध्यान से, हर चीज को समझने के लिए अलग अलग प्रकार का डायग्राम है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको देखिए, है वही सेम चीज। 4 गोले, 1 2 3 4, 4 गोले ऊपर हैं, 4 गोले नीचे हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसको समझने के लिए जितने भी गोले हैं उन सब गोलों के केंद्र को आपस में जोड़ दिया। करके देखो, जितने भी गोले हैं, ये आगे एक गोला है, इसका केंद्र ये रहा, इस नीचे वाले गोले का केंद्र ये रहा, ये ऊपर के 4 गोले समझा दूं पहले आपको मैं। ऊपर के 4 गोलों पे ध्यान देते हैं। ऊपर के पहले गोले का केंद्र ये रहा, दूसरे गोले का केंद्र ये रहा, तीसरे गोले का केंद्र ये रहा, चौथे गोले का ये केंद्र ये रहा। नीचे जो 4 गोले हैं उन चारों गोलों को केंद्र को अपन ने पकड़ लिया, और जब इन सबको आपस में जोड़ा तो हमें इस प्रकार का एक इकाई सेल प्राप्त हुआ। इसको हम लोगों ने नाम दिया आद्य एकक कोशिका, या सिंपल भाषा में बोले तो सरल एकक कोशिका,
क्या नाम दिया इसको हमने? सरल एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल, इसलिए इसको जो है SCC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़िया। अब बार बार तो अपन इस प्रकार से बना नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में वास्तविकता है। इस वास्तविकता को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप में एक चीज बना ली। हमने कहा कि हम एक काम करेंगे, जो गोले वास्तव में हैं हम उन गोलों के केंद्र को पकड़ लेंगे और उन गोलों के केंद्र को पकड़ करके हम सभी केंद्रों को आपस में जोड़ देंगे और इस प्रकार जो व्यवस्था बनेगी हम उसी व्यवस्था को आगे बार बार दिखाते रहेंगे और इस व्यवस्था को हमने नाम दे दिया आद्य एकक कोष्टिका। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इसको समझें, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है आज की क्लास में कि आप इसको समझें, क्योंकि रीजन ये है कि जब हम चीजों में आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसको बार बार दिख रहा होता है। तो आपके दिमाग को क्या दिख रहा होगा मैं वो बताता हूं। आपके दिमाग को ये दिख रहा होगा कि 8 ऐसी डंडियां हैं, छोटे छोटे कण हैं और ये छोटे छोटे कण जो हैं ऐसे डंडियों से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के बाद मोस्ट ऑफ द क्लास के अंदर आप इसी चीज पे ध्यान देंगे, आपको यही स्ट्रक्चर बार बार दिखाया जाएगा। तो आपके दिमाग में एक अलग सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई छोटे छोटे कण हैं और वो डंडियों से आपस में जुड़े हुए हैं। आप लोग ऐसा समझ लोगे, जबकि वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि कण इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे आपने इस डायग्राम में देखा था, कणों की व्यवस्था इस प्रकार की है और अगर कणों की व्यवस्था इस प्रकार की है तो हमने क्या किया, हमने हमारे समझने के लिए इस व्यवस्था को सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे। वास्तव के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो कोई डंडी नहीं है, कोई आपको ऐसे लाइनें देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल से कण आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि उन सभी कणों के केंद्र को अगर आप मिलाओगे, ये देखो 4 गोले आगे हैं 4 गोले पीछे हैं, अगर उन सबके केंद्र को आप मिलाओगे तो आपको एक घन देखने को मिलेगा। व्यवस्था इस प्रकार की है, ये देखो ऐसे। वास्तव के अंदर व्यवस्था कैसी है, वास्तव में इस प्रकार चिपके हुए हैं कि यहां पे इन सब के अगर केंद्र को कण मानते हुए अपन मिलाएं तो हमें व्यवस्था कुछ ये वाली वास्तविक व्यवस्था में कुछ ऐसी नजर आती है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको यहां तक समझ में आ गया कि सिंप्लीफाई किया हुआ है। बहुत सही लिखा है एक बच्चे ने कि हमने इसको क्या कर दिया, दिखाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया। तो आज के बाद कभी भी आपसे वास्तविकता के बारे में दिमाग में कुछ आए तो वास्तविक चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। आपके दिमाग में ये कम आना चाहिए और ये ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात? बढ़िया। तो अब अपन इसको परिभाषित अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, अब ने मान लिया कि भाई ये आपकी इकाई सेल है, ये एक इकाई सेल है। इस इकाई सेल के कितने कोने हैं, आराम समझो, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि यहां बहुत कुछ है समझने के लिए। जैसे ये एक इकाई सेल है, मैं ABC अल्फा बीटा गामा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा अभी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ, ये आपकी इकाई सेल है, इतना समझ में आया? SCC के अंदर हो क्या रहा है? अब मैंने कहा ना कि सारा का सारा ध्यान इससे हट करके इसके ऊपर आ जाएगा। तो SCC में क्या हो रहा है समझो। सिंपल क्यूबिक सेल में, सरल एकक कोशिका में, ये जो इकाई सेल है इसके इस कोने के ऊपर एक कण है, ये वाला, इस कोने पर एक कण है, ये वाला, ऊपर वाले कोने पर एक कण है, इधर एक कण है। 4 कण ऊपर हैं, 4 कण नीचे हैं। अगर इकाई सेल के 8 कोनों के ऊपर 8 कण हो तो उसे हम लोग किसका नाम देते हैं? उसे हम लोग SCC का नाम देते हैं। इसलिए किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर और आगे जब आप पढ़ाई वगैरह करोगे तो आपको इस प्रकार की कहानी नजर आएगी और आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा दिखेगा आपको। बताइए, यहां तक कहानी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जितना बेहतर समझोगे उतना बेहतर बनोगे। अब आते हैं दूसरे वाले के ऊपर। दूसरे वाले का नाम है BCC। दूसरे वाले का नाम क्या है? BCC। और BCC को कहा जाता है अंतः एकक कोशिका। दूसरे वाले का नाम क्या है? अंतः एकक कोशिका। बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको कहा जाता है BCC। अब बॉडी सेंटर्ड सेल के अंदर क्या खास चीज है वो समझते हैं।
है ना, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या चीज एकदम खास है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बॉडी सेंटर्ड सेल की बात की जाए तो इसका वास्तविक रूप देखो पहले, फिर अपन आते हैं। ये इसका वास्तविक रूप है बॉडी सेंटर्ड सेल का। अब इस वास्तविक रूप के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हो 4 गोले ऊपर हैं, येलो कलर के गोलों पे ध्यान दो, येलो है बीच में और ऑरेंज टाइप गोला है, उसके बारे में समझेंगे। 4 गोले येलो ऊपर हैं, 4 गोले येलो नीचे हैं। गिनती कर लो भले आप आराम से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं, 4 आपके नीचे हैं और बीच में एक गोला है। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश करें, इसको आसान करके बनाने की कोशिश करें, या फिर जितने भी गोले हैं उन सबके केंद्रों को आपस में जोड़ करके बनाने की कोशिश करें, तो चीजें किस प्रकार दिखेंगी? 4 गोले ऊपर, 4 गोले नीचे और बीच में आपको एक गोला नजर आएगा, देख सकते हो आप। इसको हम लोग नाम देते हैं बीसीसी में, कि यदि किसी एकक कोशिका के 8 कोनों पर कण हो और साथ में एकक कोशिका के बीच में एक कण और उपस्थित हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं अंतः एकक कोशिका। बताओ समझ में आ गया? और इसका अगर डायग्राम पे आए, ये डायग्राम भी देख लो आप, बहुत सुंदर डायग्राम है ये भी। नीचे 4 कण है आपके पास, ऊपर 4 कण है, नीचे 4 कण है और बीच के अंदर एक कण और दिख रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके बनाया तो ऐसा बनेगा, जिसके अंदर 8 कोनों पर तो कण आपको दिख ही रहे होंगे, आप देख सकते हैं 8 कोनों पर आपको कण दिख रहे होंगे और बीच में एक कण और दिख रहा होगा। तो ये जो बीच के अंदर आपको कण दिख रहा है ये एक्स्ट्रा चीज है। तो अंतः एकक कोशिका के अंदर 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं और साथ में एकक कोशिका के केंद्र पर भी आपको एक कण देखने को मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां तक की बात समझ में आई तो बताओ आगे बढ़ें फिर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इन सब के नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और वहाँ पे बढ़िया सबको समझाया हुआ, इलेबरेट किया हुआ है, आराम से आके देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तीसरे वाली के ऊपर। तीसरी वाली को समझने के लिए ये डायग्राम आपकी थोड़ी कम मदद करेंगे और ये डायग्राम आपकी थोड़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि सिंप्लीफाई हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है कि हार्ड चीज़ और सिंप्लीफाई चीज लगभग सेम सेम ही लगती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में देखें तो आप इसके साथ भी कंफर्टेबल थे, इसके साथ भी कंफर्टेबल थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये थोड़ा सा हल्का सा आपको कंफ्यूजिंग लगा, ये आपको आसान लगा। अब इस केस में ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा और ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। अभी आप चेक कीजिएगा, इसका नाम मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है फलक केंद्रीय एकक कोशिका, FCC इसको बोलते हैं, फलक केंद्रीय, नाम आपको याद रखने, अभी हालांकि मैं लिखवाऊंगा अच्छे से, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड सेल के नाम से इसको जाना जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस, FACE, फेस सेंटर्ड सेल। तो इसको फेस सेंटर्ड सेल के नाम से जानते हैं, FCC के नाम से इसको जाना जाता है, इसको FCC बोला जाता है। खुश? यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये है ठीक है, जैसे आपने एकक कोशिका बनाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि SCC, BCC, FCC समझने के लिए आपको एकक कोशिका पे ध्यान नहीं देना है। अब से आपको केवल और केवल इस तरह के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, क्योंकि इसे समझ में आसानी से आएगा। बाकी असलियत क्या है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, FCC का क्या मतलब है, आराम समझना मेरे साथ। FCC का मतलब यह है कि आपकी एकक कोशिका के अंदर 8 कोनों के ऊपर तो कण होंगे ही होंगे। आपने एक बात नोटिस करी, SCC के अंदर भी 8 कोनों पर कण थे, BCC के अंदर भी 8 कोनों पर कण थे और इसके अंदर भी आपको 8 कोनों पर कण नजर आएंगे। तो ये बात तो तय है कि 8 कोनों के ऊपर आपको कण दिखाई देंगे। यहां भी कण होगा, यहां भी है, यहां भी होगा, यहां भी होगा। आठों कोनों के ऊपर आपको कण दिखाई देंगे। ठीक है, अब खास बात क्या है वो समझिए।
जब भी हम किसी इस प्रकार की एकक कोष्ठिका की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की होती है, फलक। फलक को हम बोलते हैं इंग्लिश में फेस, कि इसमें कितने फेस हैं। अब आपके पास अगर कोई भी इस प्रकार का घर में डब्बा वगैरह हो तो आप उससे हर एक चीज को समझ सकते हैं। इसके फलक की बात करें, इसमें कितने फलक हैं देखना। ये जो डब्बा है, चौक का डिब्बा जो होता है, उसके अंदर कितने फलक हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 फलक हो गए, 1 2, साइड वाले 3, इधर वाला 4, आपके सामने वाला 5 और मेरी तरफ वाला 6। तो अगर अपन किसी भी इस प्रकार की एकक कोष्ठिका की बात करें तो इसके अंदर 6 फलक होते हैं। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में ऐसा है, 8 कोनों के ऊपर तो आपको कण नजर आएंगे ही आएंगे। 8 कोनों के ऊपर कण के अतिरिक्त हर फलक के केंद्र पर आपको एक कण दिखाई देगा। हर फलक के केंद्र पर, स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले फलक के केंद्र पर एक कण होगा, ऊपर वाले फलक के केंद्र पर एक कण होगा, ये 2 हो गए। इधर वाले फलक के केंद्र पर, ये जो फलक है देखिए, ये जो फलक है इसके केंद्र पर एक कण होगा, फलक केंद्रीय है ना। इधर जो फलक दिख रहा है इस फलक के केंद्र पर एक कण होगा। अब आगे वाला बहुत ध्यान समझना, ये जो है इसका फलक देखते हैं, ये देखो, ये जो फलक है इस फलक के केंद्र पर एक कण होगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं समझाने के लिए। पीछे वाला जो फलक है उस पीछे वाले फलक के केंद्र पर एक कण होगा। अब अगर आप इसके साथ इसको रिजेंबल करते हुए समझना चाहें तो ये जो फलक है ऊपर वाला है, जिसके केंद्र पर एक कण है यहाँ पर, एक केंद्र पर कण है यहाँ पर, तो 1 2 हो गए। ये वाला जो है वो ये है, इधर एक कण होगा, इधर एक कण होगा, समझ गए। ये और ये कौन से हैं, आपके साइड वाले तरफ एक कण होगा, एक मेरी साइड वाले की तरफ एक कण होगा। तो इस प्रकार से अगर 6 के 6 फलकों पर भी कण हो, 6 फलकों के केंद्र पर भी कण हो, तो उसे हम लोग कहेंगे फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो ये बात समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर 8 कोनों के ऊपर होता है और 6 फलक के केंद्र पर, 6 फलक के केंद्र पर। ये आपका होता है FCC, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। और अब आप एक काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना यहां तक? बताओ, ठीक है। अब इधर देखते हैं। अब इसमें इस बात का ध्यान लगाओ, ध्यान इस बात का देना है आपको कि ये फलक केंद्रीय का स्ट्रक्चर है जो हमें थोड़ा कम समझ में आएगा। ये वाला है जो हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जो आगे काम में लेंगे वो यही वाला काम में लेंगे। अब कणों की व्यवस्था को दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला डायग्राम आपके सामने रखता हूँ। इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, आप शायद कणों की व्यवस्था को समझ सको। अगर आप फोकस करेंगे तो ये 4 कण ऊपर हैं फलक केंद्रीय के अंदर। 2D में ये डायग्राम किसमें है, 2D में। 2D समझते हो, द्विविमा के अंदर केवल x अक्ष है और y अक्ष है। ये डायग्राम 3D डायग्राम है। तो इस प्रकार के 3D डायग्राम को जब 2D में बनाते हैं तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। वही वाली बात है, इसमें आपको सब कुछ नजर नहीं आएगा। तो आप ये ऊपर के 4 कण देख सकते हैं, नीचे के 3 दिख रहे हैं, एक इन गोलों के पीछे छिप गया है। तो ऐसे नीचे भी 4 कण हैं येलो कलर के, ऊपर भी 4 कण हैं येलो कलर के। और ये जो आप ऑरेंज वाले देख रहे हो, ये ऑरेंज वाले 6 हैं हर फलक के केंद्र पर। एक फलक पकड़ करके समझा देता हूं, बाकी आपको खुद को दिमाग लगा करके देखना पड़ेगा। एक फलक पकड़ के मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे ऊपर वाले 4 को जोड़ने पर एक फलक बनेगा, ऊपर वाले 4 को जोड़ने पर एक फलक बनेगा। उस फलक के केंद्र पर ये वाला कण है, देख लो। थोड़ा फीलिंग आई टॉपिक की? जितना भी फील कर सको आप, थोड़ा बहुत भी फील कर पाओगे तो ठीक है, बाकी आप अपने घर पे बैठ के आराम से इमेजिनेशन करोगे तो आ जाएगा। अब अगर अपन देखें, इधर देखो, ये भी तो एक फलक है। पीले वाले गोलों से फलक बन रहा है। पीले वाले गोले ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब के केंद्र में ये है, तो इन सब के केंद्र में ये वाला, ये देखो, जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ इधर पीछे छिप गया है, इधर भी पीछे छिप गया है। तो ये 2 फलक के केंद्र वाला अगर आपने समझ लिया तो बाकी फलकों के केंद्र वाला भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक फलक का केंद्र जो है वो और समझा सकता हूं मैं आपको।
इन चारों को जोड़ो, एक फलक बना। इन चारों फलक के केंद्र पर ये वाले भाई साहब हैं, ये वाले, ऐसे। तो अगर इस 3D डायग्राम को 2D के अंदर समझा जाए तो इतना ही समझ में आ पाता है। बट हाँ, ये है कि दिमाग में इमेजिनेशन से अपन सब कुछ देख सकते हैं कि हर फलक के केंद्र पर एक कण है, और ये वास्तविकता है, रियल। इसमें आप देख लो, कोई डंडी नहीं है, कुछ नहीं है। कणों की व्यवस्था ही अपने आप में इस प्रकार की है कि अगर सभी कणों के केंद्र को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा फेस सेंटर्ड FCC। कणों की व्यवस्था इस प्रकार से, हमने आपने कुछ नहीं किया। जो कणों की व्यवस्था थी वो कणों की व्यवस्था ही अपने आप में इस प्रकार की है, ये ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया FCC। अब एक और होता है जो आपके कोर्स में नहीं है वैसे, फिर भी सुन लीजिए, एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल को ECC के नाम से जाना जाता है। ये ECC क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो आप अपनी एकक कोष्ठिका बना लीजिए। ये बना लिया अपनी एकक कोष्ठिका। अब इस एकक कोष्ठिका के अंदर 8 कोनों पर तो कण होंगे ही होंगे। यहां भी कण होगा, यहां भी कण होगा, यहां भी कण होगा, यहां भी कण होगा। एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर तो आपको कण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीजें वो समझो। इसके बाद ये है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी कण होंगे। लिखता हूं तब समझ में आएगा। ECC के अंदर 8 कोनों पर कण, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर कण। अब इसका क्या मतलब है आपको समझ में आएगा। आप एक काम करो, इसके नाम में जाओ। नाम क्या है इसका, एंड। एंड का मतलब होता है पकड़ना। ध्यान से देखो, इसका एंड कैसे कर सकते हैं, इसको पकड़ के अपन, अब मान लो इसको ऐसे पकड़ लिया अपन ने, तो 8 कोनों के ऊपर तो कण है। अब आपने इसको पकड़ा कैसे, उस पर डिपेंड करता है। आपने इसको ऐसे पकड़ा है तो आपने किन 2 फलकों को पकड़ा है, एक तो इस वाली फलक को और एक इस वाली फलक को। दोनों फलक एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो इन दोनों फलकों के केंद्र पे आपको कण रख देने हैं। तो अगर आप इन दोनों फलकों के केंद्र पर कण रखते हो तो एक इधर आपको देखने को मिलेगा कण, और एक कण आपको इधर देखने को मिलेगा। तो 8 कोनों के ऊपर कण हो, साथ में किन्हीं 2। अब आप देखो, दिमाग लगाना। आप बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं, आपने इस प्रकार पकड़ा है इसको, तभी नीचे और ऊपर वाले पे रखा है। हम एक काम करते हैं, इस प्रकार से नहीं पकड़ते हैं, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी 2 विपरीत लेने हैं, या तो ऊपर नीचे वाला ले लेते हैं, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपस में अपने आप में क्या है, विपरीत है। ये भी आपका ECC ही कहलाएगा। उसके बाद आप कहोगे नहीं सर हमें ऐसे भी नहीं पकड़ना, हमको ऐसे भी नहीं पकड़ना, हम तो इसको ऐसे पकड़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसे पकड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला फलक, ये रहा आगे वाले फलक के केंद्र पर, और ये रहा आपका पीछे वाला फलक, इस पीछे वाले फलक के केंद्र पर। इस प्रकार से भी जो है आप कणों की व्यवस्था कर सकते हो। ये इस वाले फलक के लिए हो गया, वो पीछे वाले फलक के लिए हो गया। तो इसमें हमारे पास 3 वैरायटी देखने को मिलती है ECC के अंदर। पहली वैरायटी इन दोनों फलकों के विपरीत फलकों के केंद्र पर। दूसरी वैरायटी कैसी हो सकती है, मैं थोड़ा छोटा करके बनाता हूं। ये बात तो तय है कि 8 कोनों के केंद्र पर तो आपको कण मिलेंगे ही मिलेंगे। है ना। अब पकड़ने की बात आती है भाई, इसको विपरीत में कैसे पकड़ें। ठीक है, स्टार से दिखा रहा हूं। वैसे कणों को स्टार से दिखाते नहीं, कणों को आपको डॉट से ही दिखाना है। वो आपको समझाने के लिए मैंने स्टार से दिखा दिया था।
बाकी एग्जाम वगैरह में आपको कणों को हमेशा डॉट से ही दिखाना है, इस तरह से। अब आपने कहा कि भाई हमको ऐसे नहीं पकड़ना, हम तो ऐसे पकड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, ऊपर वाले फलक के केंद्र पर एक, नीचे वाले फलक के केंद्र पर एक, ये और के रूप में दिखाई देगा, मतलब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तीसरा एक और देख लेते हैं। इसमें सीन ऐसा है, आठों कोनों पर तो कण है ही अपने, वो तो फिक्स है, यहां भी कण रखा आपने, यहां भी कण रखा, आठों कोनों पर कण है और इसको कोई बदल नहीं सकता। अब बात आती है पकड़ने की, किस प्रकार से उसको पकड़ें। तो ऐसे नहीं पकड़ रहे अपन, ऐसे नहीं पकड़ रहे, इस बार अपन इसको ऐसे पकड़ रहे हैं। तो ये वाला फलक काम में आ रहा है, आपका ध्यान से देखना, मेरा पेन चलेगा उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। देखो इससे समझाता हूं, ये वाला फलक, ये वाला फलक, तो इसके केंद्र पर एक कण, पीछे वाला फलक ये, इस पीछे वाले फलक के केंद्र पर एक कण, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ईसीसी कहलाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो, ये आपका ईसीसी के फॉर्मेट में कहलाएगा। यहां तक ठीक है? कोई भी डाउट वगैरह? कणों की संख्या वगैरह के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे अपन कि भाई कितने कण हैं, क्या उनकी संख्या है, कितने एकक कोशिका के अंदर है, कितने बाहर हैं, वो अगली क्लास में कराया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी आप इस बात को समझें कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन इधर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि ये जितने भी आपको इकाई सेल दिख रहे हैं, जितने भी इकाई सेल आपकी आंखों के सामने हैं, इन सभी इकाई सेल में एक बात मुझे ढूंढ करके बताओ कि अगर मैं एससीसी बनाता हूं, एससी समझते हो ना, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, जिसके अंदर आठों कोनों के ऊपर 8 कण आपको नजर आते हैं। बीसीसी में क्या होता है, याद है सबको, भूलना नहीं, बीसीसी का मतलब है आठों कोनों पर तो होंगे ही होंगे, एक आपको केंद्र पर नजर आएगा। एफसीसी का मतलब क्या है, एफसीसी का मतलब है आठों कोनों के ऊपर तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको 6 फलक के केंद्र पर दिखाई देंगे। 6 फलक हैं तो 6 फलक के केंद्रों पर आपको एक एक कण नजर आएगा, ठीक है। इधर आते हैं, ये आपके पास जो एकक कोशिका है, इसका नाम क्या है, कोई भूला तो नहीं? इसका नाम है घनीय एकक कोशिका, ठीक है। कलर चेंज करें, ब्लैक ले लेते हैं। ये जो एकक कोशिका आपको नजर आ रही है, इस एकक कोशिका का नाम है त्रिनताक्ष एकक कोशिका। अब मैं आपसे ये पूछूं अगर कि भाई एक बात बताओ, मेरे को घनीय एकक कोशिका का एससीसी बनाना है, एससीसी बनाना है, एससीसी बनाना है, और मुझे त्रिनताक्ष एकक कोशिका का भी एससीसी बनाना है। तो आप मुझे बताएं किस प्रकार से बनेगा। तो आपका उत्तर यही होगा कि सर एससीसी का मतलब होता है आठों कोनों के ऊपर 8 कण आपको रखने हैं। अगर आठों कोनों के ऊपर 8 कणों की व्यवस्था आपने कर दी तो उसे हम लोग एससीसी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई आपकी बात मानते हो, मैं एक काम करता हूँ, ये घनीय है, इस घनीय के आठों कोनों के ऊपर 8 कण रख देता हूँ। तो मैंने रखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बनके तैयार हुई घनीय एकक कोशिका की एससीसी, राइट। फिर मैंने कहा कि एक बात बताओ, त्रिनताक्ष वाले की एससीसी कैसे बनाऊं। तो आप लोगों ने कहा कि सर एक काम करो, आप ऐसा करो कि इन सब के जितने भी आपको 8 कण नजर आ रहे हैं, 8 कोने नजर आ रहे हैं, उन सभी 8 कोनों के ऊपर आप 8 पार्टिकल रख दो। अगर आप 8 पार्टिकल रख दोगे तो एससीसी बन जाएगा, हमने यही पढ़ाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 कण नजर आ रहे हैं, उन 8 कणों के ऊपर मैं यहाँ पे रख देता हूं, 8 कोनों के ऊपर, कण नहीं 8 कोने। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला एससीसी और ये वाला एससीसी एक जैसा है या अलग अलग है, तो आप ये बोलोगे कि भाई पैटर्न तो एक है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि भाई दोनों एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 कण होने चाहिए। यहां भी ये चीज फॉलो हुई है, यहां भी ये चीज फॉलो हुई है। परंतु अगर अपन देख रहे हैं तो क्योंकि ये अलग प्रकार की व्यवस्था है, तो इससे बनने वाला एससीसी की जो संरचना है देखने में वो अलग दिख रही है।
और ये अलग प्रकार की व्यवस्था है। इसके अंदर ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसकी जो व्यवस्था देखने में आ रही है वो अलग प्रकार की व्यवस्था देखने में आ रही है। मतलब ये वाला एससीसी और ये वाला एससीसी पैटर्न में तो सेम है, बट वैसे संरचना में अलग अलग है। तो जब मैं गिनती करने जाऊंगा तो इसकी अलग गिनती की जाएगी और इसकी अलग गिनती की जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई ना। मान लो मैंने ये वाली अलग तरह की ईंट है और ये वाली अलग तरह की ईंट है। अब उस ईंट के 8 कोनों पे आपने कण रख दिए, तो क्योंकि इस ईंट की संरचना ही अलग है, तो जब इसके ऊपर आप 8 कण रखोगे तो ये अलग दिखेगा, और इसकी संरचना भी अलग है, उससे अलग है। तो जब इसकी इस वाली ईंट के ऊपर आप 8 कण रखोगे तो ये उससे बिल्कुल अलग नजर आएगा। इसलिए जब एससीसी की गिनती की बात आएगी तो यहां हम एक गिनती करेंगे और इसकी हम अलग गिनती करेंगे। दूसरी बात बच्चों, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बंदा था ब्रेवे, उस ब्रेवे ने यह बताया था कि इन सब के अंदर किस किस में क्या क्या बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हर किसी में हर कुछ नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर अपन त्रिनताक्ष की बात करें, त्रिकोणीय की बात करें और षटकोणीय की बात करें, इन तीनों की बात करें, इन तीनों में कौन कौन सी इकाई सेल बन सकती है ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था नहीं, मैं बाद में समझाऊंगा, आज दिन आ गया ये चीज समझने का। इन सब में कौन कौन सी इकाई सेल बन सकती है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। इसके अंदर सरल सरल सरल, मतलब इन तीनों में केवल और केवल सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी बन सकती है। एससीसी के अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं बन सकता है। एससीसी के अलावा इसके अंदर कुछ भी और पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर एससीसी के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता एक्स्ट्रा। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आगे समझ में, बढ़िया। इसमें क्यों नहीं बन सकता बीसीसी वगैरह अपन देखते हैं। भाई इनके स्ट्रक्चर पे जाओ, इनके स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इनके स्ट्रक्चर पे एक बार ध्यान दो। इसका स्ट्रक्चर एकदम सीधा है, सिंपल है, सही है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर एकदम सीधा सिंपल सही है तो यहाँ पे आपको जब अरेंजमेंट करने जाओगे तो आप एससीसी का अरेंजमेंट भी कर सकते हो, आप बीसीसी का अरेंजमेंट भी कर सकते हो, आप एफसीसी का अरेंजमेंट भी कर सकते हो। परंतु इसका स्ट्रक्चर टेढ़ा है, तो टेढ़े स्ट्रक्चर में केवल आप 8 कोणों पे कण रख सकते हो। अब इसके बीच में अगर आप कण रख करके बीसीसी बनाने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा। आप ऐसा सोचो कि भाई मैं एक काम करूं, हर फलक के केंद्र पर कण रख करके एफसीसी बनाने की कोशिश करूं तो वो भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो इसी रीजन से ऐसा देखा गया कि यहां पे केवल और केवल इन 3 के अंदर आपको दिखाई देगा एचसीसी, इसके अलावा आपको और नजर नहीं आएंगे। इसके अंदर आपको सरल भी दिखेगा, बीसीसी भी दिखेगा, एफसीसी भी दिखेगा। इसके अंदर आपको एससीसी और बीसीसी दोनों नजर आएंगे। इसके अंदर एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है। समझ रहे हो? ये वाली बात है। इसके अंदर एससीसी है। तो अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा और इनकी गिनती भी आपको करनी पड़ेगी फिर लास्ट में। इसके अंदर ईसीसी भी आपको नजर आएगा, इसमें भी आपको ईसीसी नजर आएगा। ऐसा है। पेस सेंटर जिसको अपन बोलते हैं वो वाली बात है। ठीक है, अब गिनती कर लें जरा। देखो, घनीय के अंदर कौन कौन से मिल रहे हैं? एससीसी मिल रहा है, बीसीसी मिल रहा है, एफसीसी मिल रहा है। तो इसके अंदर कितने मिल रहे हैं? 3 इसके अंदर मिल रहे हैं। इसके अंदर एससीसी मिल रहा है, बीसीसी मिल रहा है, 2 इसके अंदर मिल रहे हैं, 2।
इसमें 4 मिल रहे हैं, इसमें SCC भी है, BCC भी है, FCC भी है, ECC भी है, तो 4 इसके अंदर मिल रहे हैं। इसमें SCC भी है और ECC भी है, एंड सेंटर सेल, 2 इसके अंदर मिल रहे हैं, 1 1 1, गिनती करो, 3 तो 5 5 4 9 9 2 11 12 13 14। इसका मतलब टोटल कितनी इकाई सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं? टोटल क्रिस्टल तंत्र के हिसाब से कितनी इकाई सेल देखने को मिल रही हैं? 14। इनको ब्रेवे जालक के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कितने ब्रेवे जालक हैं, तो आपके पास 14 ब्रेवे जालक हैं। और मैंने आपको ये बात बहुत पहले ही समझा दी थी कि इसका जो SCC है और इसका जो SCC है वो अलग अलग होगा, इसलिए अपन जितने भी अलग अलग क्रिस्टल तंत्र के SCC हैं उनको अलग अलग ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने ही ये बात समझ ली थी कि एक सेकेंड, कि यहाँ वाला जो SCC है, इसका जो SCC है वो इसके SCC से अलग है, इसलिए इसकी गिनती 1 होगी तो इसकी गिनती 2 होगी, दोनों को सेम नहीं माना जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार से 14 आपको ब्रेवे जालक देखने को मिलते हैं, 7 आपके क्रिस्टल तंत्र होते हैं। और अगर अपन एकक कोशिकाओं के प्रकार की बात करें तो एकक कोशिकाओं के प्रकार 4 हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसके अंदर 8 कोनों पर आपको कण नजर आते हैं। फिर आपका आता है BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसमें 8 कोनों पर तो कण होंगे ही, साथ में एक कण केंद्र पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका निकल करके आता है FCC, जिसके अंदर 8 कोनों पर तो कण होगा, ये हर फलक के केंद्र पर भी आपको कण दिखाई देगा। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था ECC के अंदर यह है कि 8 कोनों पर तो कण होगा ही होगा, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी कण होगा। और इसको ना हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बेस सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं। जैसे जो ये वाला है ना, बेस से बना हुआ है ना, बेस पे अपने रख रखा है केवल, तो इसको बेस सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं, बेस सेंटर्ड सेल। तो आप याद रख सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म BCC नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन इसका शॉर्ट फॉर्म भी BCC रख दिया तो फिर हम बॉडी सेंटर्ड सेल से कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने इसका नाम रख रखा है ECC, शॉर्ट फॉर्म रख रखा है इसका ECC, जबकि इसको बेस सेंटर्ड सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे जो शॉर्ट फॉर्म बन रहा है BCC, उसको हम नहीं ले रहे, क्योंकि BCC हम ऑलरेडी दे चुके हैं बॉडी सेंटर्ड सेल को। क्लियर? तो ये चारों सेल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगली क्लास में अपन ये देखेंगे कि इन सेल के अंदर कितना हिस्सा एक एकक कोशिका में है और कितना हिस्सा एक एकक कोशिका के बाहर है। उसका हल्का फुल्का हिंट मैं आपको अभी देता हूं, ताकि आप उस पर थोड़ा विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके देखें। देखो, ध्यान दो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए वैसे, कि अगर इस पे ध्यान दें पूरी तरह से, तो जब अपन ने सभी गोलों को जोड़ करके एक घन बना दिया, और इस घन को अपन क्या बोल रहे हैं? इस घन को अपन बोल रहे हैं यूनिट सेल एकक कोशिका। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस एकक कोशिका को बनाने के लिए कितने गोलों को प्रयोग में लिया है? अब मैं जो भी बोलने वाला हूं वो मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, अभी केवल हिंट देकर के छोड़ रहा हूं। तो ध्यान से सोचना इसके बारे में, आपके पास एक दिन का समय बढ़िया सोच के रखना, ताकि अगली क्लास में आप उस चीज को खुद ही कर सको। मेरा प्रश्न आपसे यह है, प्रश्न देकर के क्लास एंड करते हैं। प्रश्न यह है कि इन सभी 8 गोलों से मिलकर के ये SCC बनाए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि SCC कितने गोलों से मिलकर के बनता है या कितने कणों से मिलकर के बनता है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 8 कणों से मिलकर के बनता है। और ये जवाब सही भी है, इस जवाब के अंदर कोई गड़बड़ भी नहीं है। फिर मैं अगर आपसे अगला सवाल ये पूछूं कि क्या 8 के 8 कण पूरी तरह से आपकी एकक कोशिका के अंदर होते हैं, तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये जो गोला रखा हुआ है, ये गोला पूरी तरह से इस एकक कोशिका में है? या आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि ये जो गोला रखा हुआ है, क्या ये पूरी तरह से इस एकक कोशिका में है? ये जो गोला रखा हुआ है, ये पूरी तरह से इस एकक कोशिका में है? क्या ये जो गोला रखा हुआ है पूरी तरह से इस एकक कोशिका में है? तो जब आप इस डायग्राम की जगह इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि ये जो घन बना हुआ है, घन बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि एक बात और मान के चलें कि इस पूरे चैप्टर में अब जो हमें पढ़ना है वो केवल और केवल घनीय एकक कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में अब हम जो आगे बात करेंगे वो केवल और केवल किसकी करेंगे? घनीय एकक कोशिका की। यही आपके कोर्स में है, घनीय एकक कोशिका, तो इसी के बारे में बात होगी। चलिए गौर करिए, ये जो घनीय एकक कोशिका है, किसी भी कण को पकड़ लो सब समझ में आ जाएगा। इस कण को पकड़े
तो इसका केवल इतना हिस्सा ही इस एकक कोशिका के अंदर है, बाकी का हिस्सा तो बाहर है। इसको पकड़ें तो इसका भी इतना हिस्सा ही एकक कोशिका के अंदर है, बाकी का हिस्सा तो बाहर है। जो हिस्सा बाहर है अगर मैं उसको किसी और पेन से दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा बाहर है। अब मैंने दोनों कलर से आपको दिखा दिया कि ये हिस्सा अंदर है, ये हिस्सा बाहर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी के सभी कण पूरी तरह से आपकी एकक कोशिका में नहीं है, कुछ हिस्सा उनका बाहर भी है। अगली क्लास में अपन को यही पढ़ना है कि कितना हिस्सा अंदर है और कितना हिस्सा बाहर है। अगर हम जो हिस्सा बाहर है उसको काट दें और उसको काट करके दिखाएं तो आपकी एकक कोशिका कुछ इस प्रकार की नजर आती है। गौर करिए, जितना हिस्सा अंदर, अगर मैं यहां पे घन बनाता हूं तो जितना हिस्सा अंदर है केवल उतना ही हिस्सा छोड़ें, बाहर के हिस्से को पूरी तरह से काट दें तो आपकी एकक कोशिका ऐसी नजर आएगी। यहां बाहर के हिस्से को काट दें तो एकक कोशिका ऐसी नजर आएगी एफसीसी में, और यहां बाहर के हिस्से को काट दें तो एकक कोशिका ऐसी नजर आएगी। तो अगली क्लास में आपको यही सीखना है कि कितना हिस्सा बाहर है, कितना हिस्सा अंदर है, वही चीज आपको अगली क्लास में करनी है। और अगर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी को उनके कटे हुए हिस्सों के रूप में दिखाएं तो कटे हुए हिस्से में ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, या आपका एससीसी ऐसा दिखेगा, या आपका बीसीसी ऐसा दिखेगा, और या आपका एफसीसी इस प्रकार का नजर आएगा। कुछ नहीं किया, बाहर का जितना सेक्शन था उसको हटा दिया, अंदर के सेक्शन को छोड़ दिया, स्ट्रक्चर कुछ आपको इस प्रकार का नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? बढ़िया। तो यहां तक हम लोगों ने जो है चीज़ों को कवर किया। अगली क्लास में हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कितने कण अंदर हैं, कितने कण बाहर हैं। अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी कोई कंसेप्ट सीखते हैं हम, तो हमारा सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है कि हम चीज़ों को कितना सिंसियरली देख पा रहे हैं, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जिस भी बच्चे ने अभी तक भी बैच परचेज नहीं किया है, बैच परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको एप्लीकेशन की क्लास में ही देखने को मिलेंगे। असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह, वो सब आपको वहीं मिलेगा। तो जिसने भी अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी आप फोर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।